ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, व्हाई इट इज बैड फॉर इकोनॉमी एंड हाउ टू कंट्रोल करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के आपके पास तीन तरीके हैं। इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर दो, ठीक है, इंपोर्ट्स में क्रूड ऑयल का, या फिर आपका दूसरा गोल्ड का, और तीसरा आपका एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दो। वैसे तो अगर आप जनरली देखो तो जनरली देर आर ओनली टू वेज। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके हैं? इंपोर्ट्स को आपको कम करना है, जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, ठीक है, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। अब क्रूड ऑयल में भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हम करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसलिए इसके लिए कुछ स्कीम्स लेके आए, गोल्ड के लिए कुछ स्कीम्स लेके आए, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आए। वो स्कीम्स हमें देखनी है, पेपर में आपसे पूछेगा तो आपको लिखना है कि हाँ भाई ये तरीका है। ठीक है, फिर क्रूड रिलेटेड मेजर्स में क्या किया है गवर्नमेंट ने, अभी भी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी आपको पता ही है, ठीक है, बढ़ा रही है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसे इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स बोला है। If petrol and diesel become cheaper, then people will buy more vehicles and will use them very often. ठीक है, ज्यादा यूज करोगे, it will result in an increase in pollution. That's why excise duty is increased on petrol and diesel to keep the prices high. This is one of the reason. ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट के पास पैसा भी नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ से पैसा ले रही है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक सर्वे नीड टू जस्टिफाई दिस थिंग। इकोनॉमिक सर्वे तो गवर्नमेंट का स्टैंड ही लेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स है। बाकी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसको एक्साइज ड्यूटी की वजह से बढ़ रहे हैं। अगर हम उसको सस्ता कर देंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है, ज्यादा लोग यूज करेंगे। सेकंड इज, जब भी पेट्रोल आपका सस्ता होता है या फिर डीजल सस्ता होता है, और मतलब क्रूड ऑयल जब भी आपका क्या होता है, क्रूड ऑयल अगर मार्केट में चीपर मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट को अगर चीप रेट पे मिल रहा है, तो भी गवर्नमेंट आपके पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम नहीं करती है। वाई? क्योंकि यहाँ से जो सेविंग्स होती है ना, उस सेविंग से एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल खरीद के, और उससे गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए। ठीक है, कुछ जगह पे ऑयल को स्टोर करके रखा है ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पेट्रोल पे डीजल पे आपसे पैसा ले रही है वो इधर उधर वेस्ट हो रहा है, नहीं, उससे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए। सो मनी saved from falling crude oil prices has been used to procure extra crude oil and store it for strategic purposes. These storages are in addition to the existing crude oil storages and petroleum products with the oil companies. जैसे आपकी ऑयल कंपनीज है जितनी, ठीक है, आईओसीएल ले लो, ठीक है, बीपीसीएल ले लो, ओएनजीसी वगैरह ले लो, इनके पास जो आपका ऑलरेडी क्रूड ऑयल के स्टोरेजेस है वो तो कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए वो है, लेकिन उनके एडिशन में कुछ जगह पे हमने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी बनाया। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है आपके, वो इनके एडिशन में, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आपके पास स्टोरेजेस है उनके एडिशन में ये बनाया गया है। तो ये क्या काम करेगा, इट वुड सर्व एज ए कुशन ड्यूरिंग एन एक्सटर्नल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। ठीक है, जैसे आप सेविंग्स करते हो ना, तो आपके घर वाले सेविंग्स करते हैं, ठीक है, कुछ पैसा और एक्स्ट्रा, जैसे मान लो बैंक में जमा है, ठीक है, एफडी वगैरह कराई है, कुछ पैसा वो घर पे भी रखते हैं इमरजेंसी पर्पज के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए कैश वगैरह की, तो घर पे रखते हैं ना, जबकि बैंक में पैसा है, तो ये कुशन की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पे कल को मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, वॉर शुरू हो जाए, या इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हो जाए,
वो हमें ऑयल देने से मना कर दे, तो हमें कमर्शियल के लिए भी चाहिएगा उस समय, और साथ में स्ट्रेटेजिक के लिए। कमर्शियल मतलब लोगों को भी ऑफिस जाना है, उनको भी गाड़ी में पेट्रोल डीजल चाहिए, और स्ट्रेटेजिक लड़ाई भी लड़नी है, तो उसके लिए आपको आपकी जो भी डिफेंस है उसको भी, डिफेंस फोर्सेज है उनको भी मोबिलाइज करना पड़ेगा उसके। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटेजिक नाम दिया गया है इसको। तो वो हम पहले आपको मैं स्लाइड दे चुका हूँ डिटेल में, उसको एक बार देख लेना कहाँ कहाँ बनाया गया। फिर गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गोल्ड हमारे यहाँ पे हम प्रोड्यूस नहीं करते, कर्नाटका में होता है थोड़ा बहुत गोल्ड। नंबर वन हमारे यहाँ कर्नाटका ही है। ठीक है, नंबर वन प्रोड्यूसर कर्नाटका है। कुछ झारखंड में होता है, बाकी तो हम सारा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये जितना प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ये जितना करते हैं, वो आपका सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इंडियंस हैव ए नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स गोल्ड गोल्ड। ठीक है, इंडियंस हैव ए नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स गोल्ड। कहते हैं ना, इंडियंस हैव ए नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स दिस येलो मेटल। शादी ब्याह में सब जगह पे यही चलता है, फिर साथ में ये इन्फ्लेशन से बचाता है आपको। कैसे इन्फ्लेशन से बचाता है अभी देख लेते हैं अगली स्लाइड में। बट दिस प्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट to meet the demand of the people. That's why India has to import gold in large quantity. ठीक है, कहाँ कहाँ से करते हैं हम, स्विट्जरलैंड से, यूएई से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, जो मेजर कंट्री है वो ये हैं, बाकी छोटा मोटा और कंट्री से भी करते हैं। गोल्ड इंपोर्ट क्यों इकोनॉमी के लिए खराब है, वाई गोल्ड इंपोर्ट इज बैड फॉर इकोनॉमी। देखो, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन people invest in gold to get positive interest rate. This what is important, positive interest rate। अभी देखते क्या है, तो इन्फ्लेशन के टाइम में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बैंक में जमा कराएंगे अगर, तो बैंक में पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बैंक्स डिपॉजिट्स ग्रोथ रेट डिक्रीजेस। आप बैंक में जमा नहीं करा रहे तो बैंक की ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी, उसमें डिपॉजिट्स आएंगे ही नहीं। अब बैंक में डिपॉजिट नहीं आए तो क्या बिजनेसमैन को लोन मिलेगा, नहीं, एंड बिजनेसमैन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट चीपर लोन्स, देयर बाय ग्रोथ इज स्लोड डाउन। ठीक है, लेस एम्प्लॉयमेंट, लेस जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। सारा तो आपने गोल्ड खरीदने में लगा दिया पैसा, बैंक के पास पैसा है नहीं, तो फिर बैंक कहाँ से लोन देंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर गोल्ड द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेज। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीजेज। करंट अकाउंट डेफिसिट रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ करेंसी। ठीक है, मेक्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, एंड फ्यूएल्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जब होगा तो उससे इन्फ्लेशन तो हो गई, वो हम देख चुके हैं। तो गोल्ड का इंपोर्ट क्यों बुरा है, एक तो बैंक्स के पास पैसा कम बचता है। ठीक है, सारा पैसा आप गोल्ड में लगा देते हो, बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा फर्स्ट थिंग, लोन देने के लिए टू लैंड, और लैंडिंग पर्पज दे विल हैव लेस मनी। पहला प्रॉब्लम तो ये। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा आपका गोल्ड से, उससे क्या होगा आपका, फाइनली प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों की, इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा लोग उतना ही ज्यादा गोल्ड में और इन्वेस्ट करेंगे, और बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो गोल्ड में अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हो, तो गोल्ड प्राइस इंक्रीज होती है ना। आगे देखो यार, स्लाइड में देखो आगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से एक तो पहला आपका बैंक के पास पैसा कम बचता है, और दूसरा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ेगा ही उससे। देखो चलती कैसे, ऐसे चलती है साइकिल, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका क्या होगा, कब गोल्ड में कब इन्वेस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम। ये आपका सिस्टम में इन्फ्लेशन है,
लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। बैंक्स के पास, बैंक्स विल हैव लेस मनी। तो आपके क्या होगा, ग्रोथ भी कम, ग्रोथ रेट डिक्रीज करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज करेगा। साथ में दूसरा क्या है इसका, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, इन सबसे क्या होगा, ग्रोथ रेट नहीं हो रही, चीजें नहीं बन नहीं रही। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका और बढ़ेगा। सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में कुछ बन नहीं रहा, सारी चीजें महंगी हो गई, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग और गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। दिस इज विशियस साइकिल, कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इस विशियस साइकिल को रोकना है, तो आपको इस गोल्ड को, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में, उसको रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। अब लोग गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, देखो उसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन हो गया। तो ऐसा क्या है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है, ये फायदा है। देखो इस टेबल को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो करंट अकाउंट है आपका किसी बैंक में। करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो 0% मिलता है। उसे कहते हैं नॉमिनल। जो आपको मिलता है उसे नॉमिनल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखूं, तो उसे आपका, उसके बाद आपको इन्फ्लेशन के साथ जब एडजस्ट हो जाएगा तो रियल मिलेगा उसके बाद। इन्फ्लेशन के जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आज 100 रुपीज का 1 kg मान लो मैंगो खरीद सकता हूँ। 100 रुपए का 1 kg मैंगो खरीद सकता हूँ, और ये 100 रुपीज मान लो मैं बैंक में जमा करा देता हूँ। ठीक है, और 1 साल के बाद मान लो मेरे को इस पे इंटरेस्ट मिलता है 8%, तो मुझे 108 रुपए मिले। ठीक है, अब सिस्टम में उस समय इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो क्या 108 रुपए में 1 kg मैंगो खरीद पाऊंगा उस समय? नहीं। पैसे मेरे पास ज्यादा है, पैसे मेरे पास ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, लेकिन मैं 1 kg मैंगो नहीं खरीद पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिला है ना, नॉमिनल, नॉमिनल जो मिला है, अगर मैं उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखूं तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे कम मिला है। ठीक है, मतलब पहले जो चीज मैं 100 में खरीद पा रहा था, वो मैं 108 में भी नहीं खरीद पा रहा, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो बैंक में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो क्या है, वो आपका इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपने बैंक में जमा कराया, आपको 0% मान लो मिला, मान लो इन्फ्लेशन 9% चल रहा है। ठीक है, हम तो टारगेट तो हमारा 2 से 6 के बीच में रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन कभी कभी हम अब तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हमने अब बनाई है कमेटी, और ये इन्फ्लेशन 2 से 6% कभी कभी रह पाता है, अदरवाइज तो शूट करता है, 6 से ऊपर जाता है। मान लो सिस्टम में इन्फ्लेशन 9%। अब आपको रियल इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा? नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन को माइनस करो। तो अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया, -9%, यानी आपकी करेंसी की वैल्यू -9% कम हो गई। अब यहाँ देखो, सेविंग अकाउंट में आपको 3.5 से 4% इंटरेस्ट मिलता है, और मान लो इन्फ्लेशन सिस्टम में 9%। अगर 9 का 5 भी परसेंट होता तो भी आपका ये कम है ना उससे। तो 9 में से अगर इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। यानी यहाँ पे भी माइनस में जा रहा है, यानी कि आप इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर पा रहे। वही वाली बात है कि आपका, अगर आपने 100 रुपए जमा कराए थे, ठीक है,
वो 104 रुपए मिले आपको इंटरेस्ट लगने के बाद, लेकिन वही चीज आपकी कितने की जो आप 104 में खरीद पा रहे थे वो अब 109 की हो गई, तो 5 रुपए आपको जेब से देने पड़े। यानी जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब आप तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे फिक्स डिपॉजिट में कराया मान लो 8%, इन्फ्लेशन 9% है, इवन वहां पे भी आपको -1%। अगर आपको यहाँ पे 108 मिल रहा है तो आपको वही चीज खरीदने के लिए 109 रुपए देने पड़ते हैं, 1 रुपया जेब से देना पड़ता है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ योर बैंक्स, क्योंकि बैंक्स अपने प्रॉफिट मोटिव पे चलते हैं, और बैंक्स में क्या है, इन दोनों के बीच में आपको सेविंग्स और इन पे कम ही देगा वो, क्योंकि वो आगे लोन पे ज्यादा, वो लोन से कमाएगा तो लोन और उसके बीच का मार्जिन तो रखेगा ना कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो तीनों जगह पे नेगेटिव, ये आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है हर जगह पे, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। जो आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तीनों केस में नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब जो आपने पैसा जमा करा है उस पर आपको जितना मिल रहा है इंटरेस्ट, उससे आप वो चीजें नहीं खरीद पाओगे आगे, इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर पाओगे। अब गोल्ड का एग्जांपल लो, मान लो मैंने गोल्ड लिया, ठीक है, मैंने 30,000 का गोल्ड खरीदा, 30,000, ठीक है। अब अगर इसमें इन्फ्लेशन, हर जगह पे इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर हर जगह पे 9% है तो आपको पता है गोल्ड में और ज्यादा होगा। तो लोग, गोल्ड की क्वांटिटी भी कम है, मतलब क्वांटिटी कम है, सप्लाई कम है, ऊपर से लोग गोल्ड की डिमांड भी ज्यादा है। तो अगर इसमें मान लो 10% इन्फ्लेशन होगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा है, तो जो 30,000 का उसमें आप उसका 10% और जोड़ लो, तो 33,000 हो गया। अब अगर आपने जो 30,000 का गोल्ड खरीदा था वो आपका कितने का हो गया, 33,000 का, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन सिस्टम में 9% है, लेकिन आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 10%, 1% ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट। गोल्ड में पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट मिलने के पीछे रीजन ये है, एक तो उसकी सप्लाई कम है, ठीक है, हम हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है। दूसरी उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इज लेस, डिमांड इज मोर, एंड थर्ड थिंग, इट गिव्स पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट। अब आप कहोगे गोल्ड की प्राइसेस कभी कभी कम भी होती है, कभी कभी कम भी होती है, लेकिन जनरली पड़ती है, ठीक है। अगर आप गोल्ड की प्राइसेस उठा के देखोगे कहां से कहां पहुंची, क्यों, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट आप करोगे, अगर इन्फ्लेशन आपका 9% से बढ़ रहा है तो गोल्ड की प्राइसेस में और ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, इसलिए लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड बार्स, ठीक है। आपने देखा होगा लोग तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं दुबई वगैरह से गोल्ड की, क्योंकि वहाँ सस्ता है गोल्ड, वहाँ होता है गोल्ड तो वहाँ सस्ता है। हमारे यहाँ इंडिया में गोल्ड महंगा है, क्योंकि गोल्ड पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह बहुत लगती है, हम सारा इंपोर्ट करते हैं इसलिए महंगा है। तो लोग बाहर से गोल्ड बार्स लाते हैं और फिर उसको इंडिया में बेचते हैं, क्योंकि इंडिया में तो डिमांड है। देखो हमारे यहाँ जितने मैरिज फंक्शन होंगे वहाँ गोल्ड चलेगा ही चलेगा। अब आपके जम्मू में उठा के देख लो, जो ज्वेलर्स होंगे जितने भी, ज्वेलर्स जितने होंगे सब पैसे वाले होंगे, तो क्योंकि गोल्ड में मार्जिन भी बहुत है ना, और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो गोल्ड है वो आपको क्या देता है, पॉजिटिव इंटरेस्ट देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हर जगह पे आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो गोल्ड में क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गोल्ड गिव्स यू पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम्म। गोल्ड को, गोल्ड के जो इम्पोर्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए 3 स्कीम्स लेके आए थे, ठीक है।
देख लेते हैं क्या स्कीम्स है। यूपीएससी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स थे, तो प्रीलिम्स में भी पूछा है क्वेश्चन। अब तो पुरानी हो गई स्कीम, लेकिन यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछती है, और ये न्यूज में रहती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तो कोई भी पूछता है इसको, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आपकी पूछी गई है दोनों बार, प्रीलिम्स में भी और मेंस में, ठीक है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन, देखो नाम सुनो आप, गोल्ड मोनेटाइजेशन। यहाँ वर्ड है मोनेटाइजेशन। आपको मैंने पहले भी समझाया मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मोनेटाइज करना। तो क्या स्कीम है ये, इसमें ये स्कीम है कि आप जिनके लोगों के घर पे आइडल गोल्ड पड़ा हुआ है, जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी ने कोई हार वार रख रखा हो कि आप बहू आएगी उसको पहनाएंगे, या फिर बहुत सारा गहना खरीद रखा हो, आपकी मम्मी को उनकी सास ने दिया, उनकी सास को उसकी सास ने दिया, ऐसे करके लोगों के घर में गोल्ड पड़ा रहता है, जो आप रेगुलरली नहीं पहनते हो लेकिन ऐसे पड़ा हुआ है, बनवा लिया रखा है, ठीक है, खरीद लिया रखा है। गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आएगी, जो आपका आइडल लाइन गोल्ड है उसको आप जमा करा दो, ठीक है, उसको आप जमा करा दो बैंक के पास, ठीक है। वो आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे उसमें, ठीक है। जो आपकी गोल्ड की कीमत है, पहले गोल्ड को टेस्ट वेस्ट किया जाएंगे, उसके लिए टेस्टिंग सेंटर्स हैं। तो ऐसा भी तो ना हो कि नकली आप गोल्ड जमा करा दो, टेस्टिंग सेंटर्स आते हैं, ठीक है। तो वो गोल्ड को टेस्ट करके फिर देखेंगे कि हाँ प्योर है गोल्ड। जितना आपकी गोल्ड की प्राइस होगी उस पर आपको इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन के टाइम पे लोग गोल्ड क्यों सेल करेंगे भाई शायद, इन्फ्लेशन के टाइम पे तो लोग गोल्ड बाई करते हैं, हमेशा ही बाई करते हैं। इन्फ्लेशन से फाइट करने में हेल्प करता है, इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, इन्फ्लेशन के टाइम गोल्ड बाई करते हैं, ठीक है। इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ, इन्फ्लेशन के टाइम पे बाई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। सो इस स्कीम में क्या है कि आपके पास जो आइडल लाइन गोल्ड है वो आपके घर पे रखा हुआ है, किसी काम नहीं आ रहा, तो क्या करो, उस गोल्ड को आप बैंक में जमा करो। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे घर का गोल्ड है तो इसकी कीमत बढ़ रही है, तो बैंक में भी आपकी कीमत बढ़ेगी। जैसे मान लो आपके गोल्ड की आपने जमा कराया गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड में आपका मिनिमम जो अमाउंट गोल्ड का जमा कराना वो 30 ग्राम है। मान लो आपने जमा कराया बैंक में, और मान लो कोई आपका जो प्राइस है गोल्ड की, आपने 1 लाख का गोल्ड जमा कराया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज्वेलरी की फॉर्म में, ठीक है, कॉइन्स की फॉर्म में, गोल्ड बार की फॉर्म में, आपने 1 लाख का गोल्ड जमा कराया। अब उस 1 लाख के गोल्ड पे क्या है, आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, मतलब वो बैंक इंटरेस्ट देगा आपको। वो इंटरेस्ट आपका 2.25% से लेकर 2.5% तक हो सकता है। 3 स्कीम है इसमें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इस वाले में 2.25 मिलता है, खैर पेपर में इतना कोई, आपको इतना याद रखना है कि 2.25 से 2. इसमें 2.5 मिलता है, इसमें भी 2.5, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 2.25 से 2.5। अब देखो आपने 1 लाख का गोल्ड जमा करा दिया, आपको इस पे 2. अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कराया तो 2.25 मिलेगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कराया तो 2.5, तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम पीरियड है उसमें 1 से 3 साल के लिए, 5 से 7 साल के लिए, या 12 से 15 साल के लिए। अब फायदा क्या है आपको, एक तो आपको इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो घर में आपका गोल्ड पड़ा था उस पर आपको रेगुलरली कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। दूसरी बात क्या है, मान लो आप इसको मीडियम टर्म के लिए कराते हो, यानी 5 से 7 साल के लिए,
और आप 7 साल के बाद अपना जो गोल्ड है उसको विड्रॉ कराना चाहते हो 7 तो 7 ईयर्स में आपको गोल्ड की वो प्राइस मिलेगी जो उस समय मार्केट प्राइस होगी, ना कि 1 लाख रुपए। मान लो 7 साल बाद यही 1 लाख का गोल्ड आपका 3 लाख का है, तो आपको वो 3 लाख रुपए देगा। तो गोल्ड की प्राइस जो बढ़ रही है वो मिलेगी बढ़ी हुई, और साथ में आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अभी यही तो बताया। ठीक है चंदन दीप, जो बता रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, यही चीज बताया। ठीक है, वही बता, सुन पहले सुना तो करो, तुम लोग सुनते तो हो नहीं। तुम लोगों के दिमाग में ये होता है कि डाउट पहले पूछना है, तो डाउट आपका क्लियर जब हो जाएगा ना, जब मैं समझाऊंगा तो समझो तो बात। तो यहाँ पे क्या है, घर में जो आपका गोल्ड पड़ा है उसको बैंक में जमा कराओ। बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट आपका 2.25 से लेकर 2.5 तक होता है। जब आपको उसको विड्रॉ करोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा उस समय, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब समझो इसमें 3 स्कीम्स है। बाकी तो ये बोल बच्चा नहीं, खुद से पढ़ लेना, जो काम की चीजें मैंने आपको समझा दी। 3 स्कीम्स है इसमें। शॉर्ट टर्म 1 to 3 years, मीडियम टर्म 5 to 7 years, और लॉन्ग टर्म 12 to 15 years। क्या डिफरेंस है इन स्कीम्स में? इनमें डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप शॉर्ट टर्म में जमा कराओगे अपना गोल्ड, जैसे मान लो मैंने 1 to 3 years के लिए जमा कराया, तो मेरे पास ऑप्शन है, जब मैं विड्रॉ करूंगा, व्हेन आई विड्रॉ माई गोल्ड, जब मैं विड्रॉल करने जाऊंगा, विड्रॉल के टाइम आई हैव 2 ऑप्शंस, इधर आई कैन विड्रॉ इन कैश, या तो मेरे पास कैश वाला ऑप्शन रहेगा, या फिर मेरे पास गोल्ड वाला ऑप्शन रहेगा, गोल्ड बार। तो पहला वाला जो है आपका शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट टर्म में विड्रॉल आपके गोल्ड में भी हो सकते हैं और साथ में आपका मनी में भी हो सकता है, कैश में। लेकिन ये जो दो है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों में आपको सिर्फ कैश के फॉर्म में मिलेगा पैसा, गोल्ड के फॉर्म में नहीं मिलेगा। समझ गए आप बात? तो पहला तो ये है आपका, 3 स्कीम्स है, तो उनमें डिफरेंस क्या है। फिर इंटरेस्ट रेट इसमें आपको 2.25% मिलेगा, और इन दोनों में 2.5%। ठीक है, अब गवर्नमेंट करेगी क्या इसका? तो इससे जो गोल्ड आएगा, जितना भी गोल्ड आया, उस गोल्ड को ज्वेलर्स को दे देगी, ज्वेलर्स को सप्लाई कर देगी। वो घर में भी तो ऐसे ही पड़ा है, तो ज्वेलर्स को सप्लाई कर दिया, ज्वेलर्स बाहर से कम इंपोर्ट करेंगे। वही ज्वेलर्स को दिया, आप ही का गोल्ड ज्वेलर्स को दिया, ज्वेलर्स बना बनू के उसी को आपको बेचे। ठीक है, तो इसमें खास बात ये है कि आपने, जैसे मान लो आपके पास सोने का कोई भी नेकलेस है, मान लो, ठीक है, सोने का नेकलेस है, या फिर आपके पास कोई चेन है, या ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी है, आपने ये जमा कराया, लेकिन जब आपको गोल्ड विड्रॉ करोगे तो आपको बार की फॉर्म में मिलेगा, गोल्ड बार होते हैं उसकी फॉर्म में मिलेगा। ये नहीं कि आपको वापस से आपका नेकलेस मिल जाएगा एक चीज, उसको गला गुलू के उसको तो रिसाइकिल करके उसको वापस से नई फॉर्म में बना दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गोल्ड की, इस स्कीम की यही है कि लोगों को क्या है, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। जैसे हार है किसी के पास, तो उसके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं कि मेरी सास ने मुझे दिया था, या जब शादी हुई थी तब घर वालों ने दिया था, इस तरह सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो सेंटिमेंट्स के चक्कर में लोग क्या है कि अपना गोल्ड जमा नहीं कराते। क्यों जमा कराएंगे? मैंने कोई अगर बहुत प्यार से अपने लिए मान लो कुछ बनवाया, कोई गले की चेन बनवाई, या हार बनवाया, या ब्रेसलेट बनवाया, या रिंग बनवाई, तो क्या मेरे उसके साथ गोल्ड, गोल्ड खरीदने का कारण ये नहीं है कि गोल्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो एक रीजन है, लेकिन साथ में क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, गोल्ड के साथ लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं, कल्चरल सेंटिमेंट्स भी है, वैसे भी सेंटिमेंट्स है।
ठीक है। तो लोग तो क्या बाइक से छोटी मोटी चीजों से सेंटीमेंट जोड़ लेते हैं, तो फिर गोल्ड तो जो मैरिज वगैरह में होता है या किसी ने आपको गिफ्ट किया उसके साथ सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं। इसलिए इस स्कीम के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि आप जब वापस कर रहे हो ना गोल्ड, तो आप उस फॉर्म में नहीं कर रहे जिस फॉर्म में आपने लिया। तो कल्चरल इश्यूज आते हैं। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट काफी कम है। एक बार को मैं अपने सेंटीमेंट्स के साथ समझौता भी कर लूं, कर लेता है ना बंदा सेंटीमेंट्स के साथ कभी कभी समझौता, अगर पैसा मिल रहा हो अच्छा। ठीक है। जैसे अब मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, अब मैं अपना घर राजस्थान छोड़ के मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज आई एम गेटिंग अ गुड सैलरी। कल को मुझे कम सैलरी देंगे, मैं अपने घर पे रह के आराम से वहीं बैठ के कमा लूंगा इतना। तो सेंटिमेंट्स के साथ आप समझौता कर सकते हो व्हेन यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इस स्कीम में इस वजह से। इससे पहले एक बार और आई थी ऐसी स्कीमें, ये पहली स्कीम नहीं है जो आई है, 2015 में ही आई है। ठीक है। इससे पहले 1999 में भी आई थी ऐसी एक स्कीम, वो भी फेल हो गई थी। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा इसमें सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है। क्योंकि लोग क्या है, गोल्ड के साथ मैंने बोला ना, वैल्यू सिस्टम। ठीक है। लोग वैल्यूज होती है ना लोगों की, तो ऐसे लोगों ने गोल्ड के साथ भी क्या है, अपना वैल्यू सिस्टम को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी अपने किस तरह का कपड़ा पहनते थे, वो उनके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता था। ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है। इसलिए शादियों में चलता है। तो गोल्ड का मेन ऑब्जेक्टिव यही नहीं है कि भाई वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, उसके साथ आपके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। तो क्रिटिसिज्म्स क्या है? कल्चरल इशू। People are reluctant to deposit their gold in the form of jewelry in the banks because at the time of withdrawal, they will get gold bars cash and not their jewelry. ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है इसकी। अगर मैंने 9 लाख का हार जमा कराया है तो मेरे को 9 लाख का हार नहीं मिलेगा, ये कोई सोने की चेन कराएगी। सेंटिमेंट्स आ गए। ठीक है। लोग, आपने देखा होगा पुरानी आपकी बाइक वगैरह, कार वगैरह, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, उनके साथ भी आप सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड भाई, गोल्ड की कुछ कीमत है तो इस वजह से सेंटिमेंट है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इज वेरी लो, मैंने बोला ना लो है। अगर थोड़ी हाई हो तो सेंटिमेंट के साथ हम समझौता कर सकते हैं। तीसरा क्या बोला गया था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग बाहर से गोल्ड बार्स लेके आ जाए स्मगल करके, और उन्हीं गोल्ड बार्स को बैंक में जमा करा दे, और उन गोल्ड बार्स पे इंटरेस्ट भी ले, और फिर स्मॉल जो आपकी शॉर्ट टर्म मीडियम शॉर्ट टर्म वाली है उसमें वापस से उन्हीं गोल्ड बार को विड्रॉ कर ले। तो इससे गोल्ड बार की स्मगलिंग बढ़ सकती है। ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंपोर्ट्स बाय पीपल टू गेट इंटरेस्ट रेट ऑन इट बाय डिपॉजिटिंग इट इन दी बैंक। ठीक है। मोर इंपोर्ट्स स्मगल करके ला सकते हैं, या फिर ज्यादा गोल्ड बार बाहर से लाएंगे, उसी को जमा करा देंगे। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। देयर वर सम इश्यूज विद दिस स्कीम, तो इस वजह से ये स्कीम क्या होगी, आपकी फेल होगी। ब्लैक वाले कर रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट, दैट इज ओके, लेकिन गोल्ड के साथ सबसे बड़ा ये कल्चरल। देखा होगा आपने शादी ब्याह में सब, आपने देखा ही है सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी को देखा ही है, गोल्ड से नेचुरल एफिनिटी क्यों? कल्चरल इशू। केरला में गोल्ड चलता है हर शादी में। केरला में नॉर्मल सी बात है शादी में 10 kg गोल्ड, नॉर्मल सी बात है। केरला में हर चीज में गोल्ड, आपके हर शादी में गोल्ड चलता है, वहां पे कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन होगा गोल्ड चलता है। फर्स्ट स्कीम इसके लिए। एक थर्ड स्कीम और थी, वो सेकंड तो हो जाएगी, इसके साथ ही जुड़ी हुई है। फर्स्ट गोल्ड मोनेटाइजेशन है। थर्ड क्या है? गोल्ड बुलियन स्कीम। गवर्नमेंट क्या करने वाली थी, यहाँ से जो गोल्ड आता उससे क्या गोल्ड कॉइन्स बनाती अलग अलग तरीके से।
और लोग डिमांड करते हैं जैसे दीपावली पे, ठीक है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, या फिर लोग चांदी सोने के सिक्कों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो देती है, गवर्नमेंट अपनी, वो थोड़ा सा सस्ता होता है, और ये भी होता है कि उसकी गारंटी होती है कि हाँ प्योर गोल्ड है। जैसे हमारे यहाँ काफी मेरे दोस्त हैं जो खरीदते हैं, ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स जो गवर्नमेंट भी इशू करती है, तो गवर्नमेंट का ये प्लान था कि भाई जो गोल्ड आएगा उससे हम गोल्ड कॉइन्स बनाएंगे और लोगों को डिमांड के हिसाब से इशू करेंगे, ठीक है, ताकि लोग बाहर से इम्पोर्ट ना करें। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन में ज्यादा गोल्ड आया ही नहीं। मैंने आपको बताया क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया। तो ये वाली स्कीम भी फेल होगी गोल्ड बुलियन में, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम आपकी इंटर रिलेटेड है। आगे समझ आ जाएगा, चलो आगे चलो। सेकंड इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का मतलब क्या है कि गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके, किस में इन्वेस्ट करो, गोल्ड बॉन्ड्स में। ये भी आपकी कब आई, 2015, ठीक है। आप क्या करो, गवर्नमेंट क्या करे, गोल्ड बॉन्ड्स निकाले, ठीक है। वही सेम चीज है, आप गोल्ड खरीदो उसकी जगह गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो। तो गोल्ड बॉन्ड आपने खरीदा मान लो, अब उस गोल्ड बॉन्ड पे गवर्नमेंट आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है, इंटरेस्ट देगी। और जब आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगी, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो। पहले यहाँ पे गोल्ड की बजाय, फिजिकल गोल्ड की बजाय आपको क्या खरीदना है, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट दूसरी स्कीम क्या लेके आई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और इन गोल्ड बॉन्ड्स को यूज करके आप लोन भी ले सकते हो, ठीक है। बॉन्ड यूज करके आप उस बॉन्ड को कोलेटरल रख के आप लोन ले सकते हो। लेकिन आप सोचो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम होगी, वही प्रॉब्लम होगी, गोल्ड के साथ आपका क्या है, सेंटिमेंट्स। अदरवाइज गोल्ड बॉन्ड स्कीम बहुत अच्छा है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम अच्छा क्यों है, अगर आपके पास गोल्ड के बॉन्ड्स है तो चोरी का कोई डर नहीं है। आप गोल्ड बॉन्ड को फ्रिज पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, ठीक है, आपके टेबल पे पड़े, चेयर पे पड़े, चोर आ भी गए तो उसको क्या पता कि गोल्ड बॉन्ड्स है, ठीक है, उससे थोड़ी ना इकोनॉमी पड़ेगी। तो चोरी का डर नहीं है आपको, ठीक है, कि लॉकर लेना है, लॉकर में जाके रखना है, टेंशन खत्म। लेकिन यहाँ पे फायदे भले से कितने ही हो, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपको कितने ही फायदे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई सेंटीमेंट्स, सारा खेल सेंटीमेंट्स का है कि गोल्ड की चेन पहननी है। अब बॉन्ड को तो पहन नहीं सकते आप गले में, बॉन्ड को तो हाथ में बांध नहीं सकते, उसके लिए तो गोल्ड ही चाहिएगा। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी इतनी कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, ठीक है ना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम गोल्ड में आती है सेंटीमेंट्स, ठीक है, इश्यूज, सारे इश्यूज ही सेंटीमेंट्स वाले। अदरवाइज ये तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो इसमें ये स्कीम है, ये फालतू का बोल बच्चा नहीं, घर पे देख लेना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए है क्या चीज, जो काम की चीज है प्रीलिम्स से पूछी जाएगी, वो मैंने आपको बता दी। मेंस में कोई नहीं पूछेगा सॉवरेन गोल्ड को स्कीम, मेंस में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पूछेगा बस, वो मैंने आपको डिटेल में समझा। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड की बजाय गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, फिर जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सेंटीमेंट, यहाँ पे चोरी होने का भी डर नहीं, एक फाइल में रख दो सारे बॉन्ड्स, ठीक है, लोन भी ले सकते हो उस पर आप, ठीक है ना, सारी चीजें हैं। लेकिन सेंटीमेंट, कि गोल्ड चेन पहननी है तो गोल्ड चेन पहननी है, दिखाना भी तो है लोगों को कि भाई मेरे पास गोल्ड है। अब बॉन्ड कैसे दिखाओगे, नहीं दिखा सकते। तो गोल्ड में सेंटीमेंट्स भी साथ में दिखा हुआ भी है। अब ज्यादातर लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं, इसलिए थोड़ा ना खरीदते कि आईफोन की उसको सही में जरूरत है, क्यों खरीदते हैं, दिखाने के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो दिखावा भी करना है, और इंडियंस दिखावे में बहुत आगे हैं। शादी ब्याह में कितना दिखावा करते हैं, ठीक है, हर जगह पे दिखावा करते हैं, ठीक है। तो वही दिखावा भी करना है, तो उसके लिए गोल्ड चाहिए ना भाई, दिखाने के लिए कि हमने अपनी बहू को इतना गोल्ड दिया, हमने शादी में इतना गोल्ड दिया, ठीक है। सब आएंगे तैयार होके बहुत सारे गहने वहने पहन के।
वाली बात है। अब जैसे किसी को नहीं होती है एफिनिटी, जैसे मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, कई लड़कों को भी होती है, चेन पहनते हैं, ठीक है, अंगूठियां पहनेंगे, सोने का कड़ा बनवा के पहनते हैं, तो वो अपना अपना वो है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, दिखावा है, सेंटिमेंट्स है, कल्चरल इश्यूज है, तो गोल्ड गोल्ड कहाँ से काम करेंगे बेचारे। ठीक है, समझ गए बात। आजकल देख लो आप, काफी वो इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी लोग आ रहे हैं जो गोल्ड पहन के फेमस हो गए। तो गोल्ड वही है, क्या हो गया, किसी ने गोल्ड पहना होगा, देखो किसी ने कुछ भी पहना हो आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने अगर गोल्ड पहना है बहुत सारा और वो आपके पास से निकल रहा है, आपका ध्यान उस पर अपने आप चला जाएगा। क्या हम उसके साथ इस तरह से अटैच हो चुके हैं ना गोल्ड के साथ, और हमें पता भी महंगा है। किसी ने थोड़ा बहुत गोल्ड पहना हो, कई लोग तो आजकल अपनी कार को गोल्ड प्लेटेड करो, ठीक है चलो खैर वो छोड़ो, हम लोग क्यों उस चीजों में जाए जो हमारे काम की चीज। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सो गोल्ड बुलियन स्कीम जो थर्ड स्कीम थी, वो क्या करने वाली थी, तो मैंने आपको बताया उसको रिसाइकिल करके गोल्ड कॉइन्स बनाने वाले थे, रिसाइकिल गोल्ड सोल्ड फ्रॉम द मोनेटाइजेशन इफर्ट, लेकिन आया ही नहीं। क्लियरली सक्सीडेड ओनली इफ द डिपॉजिट्स प्रूव ए हिट, इफ नॉट इट कुड एक्चुअली एंड अप एडिंग टू द कंट्रीज बुलियन। नहीं आया तो लोगों ने क्या है, जो भी सिक्के विक्के करने थे वो सब इम्पोर्ट ही करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो दीज थ्री स्कीम्स आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल। ठीक है, तीनों स्कीम्स क्या है आपकी फेल्ड स्कीम्स कह सकते हो। उसके पीछे रीजन यही है कि सेंटिमेंट्स, कल्चरल इश्यूज, दिखावा। गोल्ड को हमने एक स्टेटस सिंबल की तरह बना लिया। ठीक है, शादी ब्याह में गोल्ड देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, किसी भी तरह की गोल्ड है, फिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, बप्पी लहरी, ठीक है, बप्पी लहरी तो बेचारा इतना गोल्ड नहीं पहनता आजकल, तो उससे भी बड़े बड़े वाले आ गए जो गोल्ड पहनते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे इसके। आपसे मेंस में गोल्ड मोनेटाइजेशन पूछ सकता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, बाकी तो ये दो प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, गोल्ड बुलियन तो कहीं नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई और वो क्यों फेल हो गए, रीजन बता दिया मैंने फेल होने का। फिर एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए क्या किया, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए हमने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। तो पहली है एक्जिम पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या है आपकी, इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ये किसने एस्टेब्लिश किए गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्चर, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो किसके अंडर आता है, डीजीएफटी आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना। और एग्जिम पॉलिसी कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1990। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि एक्जिम पॉलिसी है क्या। तो एक्जिम पॉलिसी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। कौन बनाता है, किसने गाइडलाइंस इशू करी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इशू करी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किसके अंदर आता है, एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। और कौन से एक्ट से गवर्न होती है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बाय फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स इनटू, मतलब कंट्री में इंपोर्ट्स, एंड ऑगमेंटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट्स को इंडिया में आने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंडिया से बाहर जाने के लिए, उसके लिए आपकी एक्जिम पॉलिसी बनाई। देखो वैसे तो हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही जिंदा रहेंगे। इंपोर्ट तो चीजें करनी है, तो इंपोर्ट को भी तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना, कौन सी चीजें इंपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी चीजें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो सब भी आपकी एक्जिम पॉलिसी देखती है।
तो एग्जिम पॉलिसी में आपको ये पॉइंट याद रखना है, कौन बनाता है, कौन डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, कौन सा एक्ट है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब क्या है, जो एग्जिम पॉलिसी है आपकी वो 2015 से 2020 के बीच में बनाई गई। मतलब इसने टारगेट रखा था 2015 से 2020। इसका टारगेट क्या था कि जो आपका वो था हमारा एक्सपोर्ट्स, उसको कितना करना था, $900 बिलियन। कब तक, 1920 तक, जो निकल गया इससे जस्ट पिछले वाला साल। लेकिन नहीं कर पाए, एक तो कोरोना आ गया, दूसरा मेक इन इंडिया जितना हमने सोचा था उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो क्या करना था, एंड मेकिंग इंडिया ग्लोबल वाइल इंटीग्रेटिंग दी फॉरेन ट्रेड विथ मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। पहले, इससे पहले हमारा 2015 में कितना था, $435 बिलियन के आसपास। उसको $900 बिलियन करना था, लेकिन नहीं अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, और मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो टारगेट ये आपको याद रखना है कि कितना करना था, $900 बिलियन करना था। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्या कर पाए, नहीं कर पाए, प्रॉब्लम्स, पेंडेमिक एंड मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा। ठीक है, आगे जब सब चीजें सही हो जाएंगी तब इसको अब क्या कर दिया जाएगा, इसको आगे कर दिया जाएगा, इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो पहली हो गई आपकी एक्सिम पॉलिसी, फर्स्ट इज एक्सिम पॉलिसी। सेकंड इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंडिया से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पहले 5 स्कीम चलती थी। अब उन 5 स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बना दी गई है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। इसमें क्या होता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इनको कि भाई तुम ये मर्चेंडाइज बनाओ और इसको बाहर भेजो, एक्सपोर्ट करो, हम आपको क्या देंगे, टैक्स वगैरह में रिबेट देंगे, एक्सपोर्ट पे आपकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि MEIS स्कीम, इसका नाम याद रखना है। किसके लिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए। फिर सर्विस के लिए, सर्विस के लिए SEIS स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन से लेके आए, SEIS स्कीम। ठीक है, तो MEIS और SEIS हर स्टेट में होती है। अगर आप इनमें से, वहां पे लिस्ट होती है कि कौन सी सर्विसेज इस स्कीम में आती है और यहाँ पे मर्चेंडाइज में कौन से गुड्स इस सर्विसेज में आते हैं, उनकी साइट पे ये लिस्ट होती है। अगर आप इनमें से किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो और उसको बेच रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलती है लोन पे। आप लोन लोगे तो आपके यहाँ एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। जब आप बनोगे, IAS वगैरह बनोगे, KS वगैरह बनोगे, तो आपका एक डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, वहां पे आप काम करोगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये सब आता है। अभी जो आपका ऑक्सीजन वगैरह का जो सप्लाई वगैरह थी वो भी इन्होंने देखा। ठीक है, तो मेरे कुछ जानकार है आपके जम्मू में भी, वहाँ पे भी काफी लोग इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उन्होंने ये, ठीक है, सब वही देखा था। फिर अगर आप इनमें से किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो या किसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो तो आपको सबसे सब्सिडाइज लोन मिलता है। जैसे मान लो आपको 50 लाख का लोन मिला मान लो, तो उसमें मान लो 50% सब्सिडी देती है, तो आपको सिर्फ 25 लाख वापस करने हैं। बाकी 25 लाख आपको वापस नहीं करने हैं। लेकिन उसके लिए आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिनमें आप डील करते हो, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हर जगह पे। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी के लिए एलिजिबल हो तो पक्का लोन मिल जाता है। लोगों को जानकारी नहीं होती, दिक्कत है। तो ये 2 स्कीम है। ठीक, फिर हमने TFA देखा था। ठीक है, TFA देखा था, पेपरलेस ट्रेड एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म। फिर E-कॉमर्स एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाई जाएंगी। ये तो बोल बच्चन है, एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज, इंपोर्टेंट, स्पेशल इकोनॉमिक।
हाँ तो वो मैं समझा चुका हूँ ना आपको, फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स वाला हम देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं हम मर्चेंट फ्लैगिंग ऑफ शिप्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाई गई थी? सब जगह पे, जैसे आपका, जैसे राजस्थान है ले लो, गुजरात ले लो, जम्मू ले लो, कहीं पे भी ले लो आप, एक बड़ा सा एरिया होता है उसको नोटिफाई किया जाता है। जैसे ये बहुत बड़ा एरिया, जैसे कितना, जैसे मान लो गांधीनगर है, आपके वहां पे शायद सिडको है, ठीक है, तो गांधीनगर, जैसे मान लो मैं गांधीनगर जितना बड़ा एक एरिया आपका किसके लिए कर दूं, एक सेज के लिए कर दूं नोटिफाई। तो नोटिफाई सेज के लिए किया जाता है, तो वो जमीन जो होगी वहां पे क्या लगेगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लगेगी। वहां पे जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसको क्या मिलेगा, टैक्स इंसेंटिव। इंडिया में बहुत सारी सेज यूनिट्स है, हर स्टेट में बहुत सारी, ठीक है, ओवरऑल 400 से भी ज्यादा सेज यूनिट्स है, लेकिन वो सारी आपकी ऑपरेशनल नहीं है। क्यों ऑपरेशनल नहीं है? लैंड एक्विजिशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन। आपने सेज नोटिफाई तो कर दी, लेकिन लैंड एक्विजिशन करने में हमारे यहाँ काफी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन में आपको 70% जनता से पूछना है। जो हमारा LARR एक्ट है 2013, वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है, इतनी आसानी से आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। तो सेज एक्ट नोटिफाई तो हो गई है, कई जगह पे लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, कई जगह पे एनजीओ आ जाते हैं, कई जगह पे एनवायरमेंटल इश्यूज है। ये सेज वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से उठाया होगा? एनी आइडिया? कोई दे सकता है आइडिया कहाँ से उठाया होगा? एनीवन? कहाँ से उठाया होगा हमने? जहाँ से उठाया वहां ये बहुत सक्सेसफुल है। कहाँ से उठाया होगा ये हमने? दुबई? दुबई पहुंच गए बाबर? नहीं, दुबई से नहीं उठाया भाई, दुबई से नहीं उठाया। कहाँ से उठाया होगा एनीवन? यूरोप? नहीं, बहुत सक्सेसफुल है वहां पे ये। और वो इसी की वजह से वो कंट्री आज बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। दैट इज चाइना। ओके, दैट इज चाइना। चाइना में ये आपने नोटिफाई करी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप, लेकिन चाइना में क्या कोई दिक्कत आएगी लैंड वाली या एनवायरमेंट वाली? नहीं, ना लैंड को लेके कोई दिक्कत, ना एनवायरमेंट को लेके दिक्कत, क्योंकि वहां पे क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। और कोई आएगा अपोजिशन करने तो बताइए आपको उसके साथ क्या करते हैं। तो वहां पे ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वहां पे क्या है, आपका सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा हो सकता? नहीं। तो इंडिया में उनको, इंडिया ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, चाइना मॉडल को, लेकिन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा? उसके पीछे कारण यही है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, फिर आपका अपोजिशन पार्टी, ठीक है, पार्लियामेंट में आपस में लड़ना, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब चीजें। तो चाइना से हमने ये उठाया है, चाइना में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन ईजी है वहां पे। जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है। चाइना में आप घर नहीं खरीद सकते, वहां पे 99 ईयर्स के लिए लीज मिलता है, 99 ईयर्स के लिए लीज पे रहो। अब आप सोचो, अगर मुझे, मेरी गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, और 99 ईयर्स के बाद उस लीज को रिन्यू करवा सकते हो। मान लो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान किसके लिए? घर के लोन, घर के लिए बनाने में, ठीक है, जमीन खरीदने में। वहां पे क्या है, वहां की गवर्नमेंट बना के देती है सब कुछ, आपको लीज पे देती है, आप लीज पे रहो ना आराम। तो आपकी टेंशन कौन सी हट गई? सबसे पहले घर वाली टेंशन हट गई आपकी, जो होम लोन वगैरह लेना, वो टेंशन हट गई। दूसरी बात, आपके दिमाग में क्या है कि सब यही रह जाना है, सीधी सी बात है, फ्लैट को आप ऊपर तो लेके जाओगे नहीं, तो लीज पे रहो आराम से।
जो पैसा बचता है या जो आप जितना मेंटल पेन लेते हो घर खरीदने में, उसका लोन चुकाने में, उसको कहीं और यूज करो उस मेहनत को। तो वहां पे 99 ईयर्स का लीज होता है, सारी जमीन ही उनकी है, तो कोई क्या अपोज करेगा। ठीक है, तो दैट इज योर, दैट्स व्हाई सेज वाज सक्सेसफुल इन चाइना बट नॉट इन इंडिया। तो हमने शुरू कब किया था? 1965 में ऐसा शुरू किया। एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाई गई थी, ईपीजेड, वहां पे कांडला में। ठीक है, कांडला गुजरात में ही है। कांडला एयरपोर्ट भी है वहां पे, कांडला पोर्ट भी है। ठीक है, कांडला पोर्ट है और कांडला एयरपोर्ट भी हमारे अंडर ही आता है। ठीक है, हम ही देखते हैं, 26 एयरपोर्ट देखते हैं वेस्टर्न रीजन में, जिनमें एक कांडला भी है। ठीक है, तो कांडला में बनाया गया, वहां पे उनको रिबेट दी गई कि आप भाई ये चीजें बनाओ, एक्सपोर्ट करेंगे इसको बाहर। तो 1965 में शुरू हुआ, फिर 1965 में शुरू हुआ, फिर 2005 में एक नया एक्ट इनेक्ट किया गया, सेज एक्ट। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और इस एक्ट के अंडर बहुत सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश की गई, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। टैक्स इंसेंटिव दिए गए, सब दिए गए, लेकिन जब तक आपका जमीन एक्वायर नहीं करोगे, लैंड एक्विजिशन नहीं करोगे, जब तक उसमें प्रोडक्शन शुरू नहीं करोगे, कैसे आप सक्सेसफुल होगा? तो शुरू ही नहीं हुआ प्रोडक्शन, नोटिफाई करके छोड़ दिया आपने। प्रोडक्शन शुरू होगा तब तो कुछ होगा ना। ठीक है, तो सेज एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, अब आप एक्सपोर्ट्स के लिए कुछ भी करोगे, चीजों का प्रोडक्शन करोगे, तो आपकी जॉब्स होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब्स जनरेट होंगी, ये सब चीजें होंगी ना। ठीक है, तो यही सारा ऑब्जेक्टिव है। अगर कहीं पे भी किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो जॉब्स अपने आप बढ़ेंगे। तो मेन क्या था, यही इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना, और साथ में क्या है आपका डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये याद रखना पेपर के लिए। पहला क्या था, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करना। ये क्योंकि जहाँ पे सेल्स बनेगा आसपास, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप होगी। बहुत बड़ा एरिया, तो आसपास स्कूल्स भी बनेंगे, कॉलेजेस भी बनेंगे, रोड्स भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स भी बनेंगे। लेकिन सेज ही आपके सारे वो नहीं हो पाए ऑपरेशनल, तो इस वजह से हमारे प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो ये सेज एक्ट है, इसको एक बार देख लेना घर जाकर। सेज के रूल्स पढ़ लेना, कोई वो मतलब वही सेज के रूल्स वही हैं जो मैंने आपको टीएफए में बताया था। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ठीक है, डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि आसानी से लैंड एक्वायर की जा सके। ठीक है, बोल बच्चा ने इसमें समझाने वाली चीज मैंने आपको समझा दी। फिर गिफ्ट सिटी, सर्विसेज के लिए गिफ्ट सिटी बनाई गई है, कहाँ पे? गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैग इन गांधीनगर गुजरात। यहाँ पे क्या है, आप जाओगे गांधीनगर तो गिफ्ट सिटी जरूर देखते हो। जैसे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी, आपको सर्विसेज से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आपको खोलनी है सर्विसेज, या आपको बैंकिंग से रिलेटेड खोलना है कुछ भी, या आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब सर्विसेज से रिलेटेड अगर यहाँ पे आपको कुछ भी ट्रेड वगैरह करना है, तो हम उस पर उसको क्या देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, ताकि हमारी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, या ज्यादा से ज्यादा उनका एक्सपेंशन हो सके। ऑलरेडी हम सर्विस में बहुत आगे, तो अगर और ज्यादा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो सर्विसेज हमारे लिए, जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट देखा था, वहाँ पे करंट अकाउंट में सर्विसेज में हम सरप्लस थे। तो अगर सर्विसेज को पीछे तो नहीं छोड़ सकते ना, कि गुड्स के चक्कर में सर्विसेज को पीछे छोड़ दो। तो अभी तक सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिव कुछ नहीं था, तो एक्सक्लूसिव क्या शुरू किया हमने, गिफ्ट, मतलब आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये 2015 के बजट में आया था आईएफएससी। ठीक है, ये एक तरह से फाइनेंशियल सेज है, मैंने अभी आपको बोला ना, फाइनेंशियल सेज सर्विसेज को लेके।
और इसके लिए आरबीआई अलग रूल्स बनाती है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कोई है, किसी को स्टॉक मार्केट जैसे सर्विसेज में डील करना है तो सेबी रूल बनाएगी, इंश्योरेंस में डील करना है तो एडा रूल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन पहले ही ज्यादा है और ज्यादा बढ़े। और अभी ये भी प्रपोजल है कि मुंबई में भी ऐसा ये सेट गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं मुंबई आपका क्या इकोनॉमिक कैपिटल है। और जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है जो ये आपकी स्टॉक मार्केट वगैरह, सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा आपके ट्रेड करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम नंबर कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लोगों को ये है कि भले से पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होंगे वो, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज, क्योंकि स्टॉक मार्केट का आपकी पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं। स्टॉक मार्केट की नॉलेज अगर थोड़े दिन तक आप उसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे आपको नॉलेज हो जाएगी। अभी आप क्रिप्टो करेंसी की थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कितनी हो, लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करोगे आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना आपका महाराष्ट्र में, आपको पता है महाराष्ट्र में वैसे भी ऐसा नहीं है कि मराठे जो मराठी लोग हैं ना, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। वो तो कमाते हैं, खाते हैं, दारू पीते हैं, मस्त रहते हैं। जो असली ट्रेडर्स है वो गुजराती हैं या राजस्थानी है। गुजराती या मारवाड़ी है, मारवाड़ी राजस्थानी होता है। तो असली ट्रेडर जो यहाँ पे जो इन्होंने ये पूरा मुंबई बनाया है या महाराष्ट्र में जो मेन जो बिजनेस बनाया है वो मारवाड़ी यानी राजस्थानी, और दूसरा गुजराती। आप अंबानी उठा के देख लो, आप अडानी उठा के देख लो, आप किसी को उठा के देख लो। ठीक है, तो गुजरात भी आपका काफी इसी वजह से क्यों है डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे बिजनेसमैन। आप गुजरात की सारी सिटी में देख लो एयरपोर्ट है। आप राजस्थान में जाओगे मुश्किल से एक जयपुर वाला एयरपोर्ट मेन है, बाकी तो यार छोटे मोटे एयरपोर्ट है। आप यूपी में चले जाओ, एक लखनऊ वाराणसी बड़े एयरपोर्ट है, बाकी तो एयरपोर्ट है ही नहीं, जबकि यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है, फिर भी वहां पे ऐसे अब अगर आप इधर आ जाओ गुजरात में, एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट है। आप यहाँ आ जाओ महाराष्ट्र में, एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट, सब जगह पे आपकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी ज्यादातर जगह पे। तो उसका रीजन क्या है? बिजनेस। तो आप ये पूरा जो महाराष्ट्र बनाया है किसने बनाया है? या तो आपके गुजरातियों ने या फिर मारवाड़ी ने। यहाँ जितने आप फ्लैट्स देखोगे, बिल्डर्स देखोगे, वो भी सब गुजराती है या फिर आपके मारवाड़ी। तो असली बिजनेसमैन वही है, तो इसलिए ये गुजरात में है और फिर मुंबई में। ठीक है, आप देखोगे तो वो ट्रेड करते हैं, उनको है ना स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज है, भले से वो 10th फेल होंगे। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको एमबीए चाहिए इकोनॉमी में, नहीं, या फाइनेंशियल उसमें एमबीए चाहिए आपको, नहीं। थोड़ी बहुत आप करोगे, 2-4 बार आप घाटा खाओगे, अपने आप समझ आ जाएगा। जब आदमी घाटा खाता है समझ आ जाता है, जैसे जब आदमी का दिल टूटता है उसको सारी दुनियादारी समझ आ जाती है। ये मेंस के क्वेश्चन जो, ठीक है, ये मैं चेंज कर देंगे इसमें। पहला वाला तो आप लिख लेना, यूपीआई कैन एक्ट एज एन एंटीडोट टू पॉवर्टी इन केस ऑफ इंडिया व्हाइल ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ये लिखना है इसमें। ठीक है, डिक्लाइनिंग की जगह इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगला लिखना व्हाट आर दी प्रॉब्लम, इसको चेंज कर लेना इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखोगे तो चेंज कर दो, while oil prices are increasing, do you think it is rational? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन और लिख लो, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? व्हाई इट इज बैड फॉर? थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट एंड व्हाई इट इज बैड फॉर? ठीक है।
current account convertibility and your capital account convertibility. This is important for your prelims. Current account and capital account. This is important for your prelims. देखिए नेक्स्ट वीक शायद आपकी क्लासेस नहीं होंगी, मैं कहीं जा रहा हूँ टूर पे, ठीक है। थोड़ी सी बच्चे आपकी क्लासेस, ज्यादा नहीं बच्चे, टूर पे जा रहा हूँ, शायद आप लोगों के पास भी आए जम्मू घूमने, हो सकता है जम्मू अगर आए तो आपकी ऑफलाइन क्लास हो जाए कोई, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक हो सकता है आपकी कोई ऑफलाइन क्लास हो जाएगा जम्मू अगर हम आए तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट देखो समझो। It is related with imports and exports of goods and services. It is related with loans, investment, etc. ये तो क्लियर है। यहाँ पे 100% कन्वर्टिबिलिटी, यहाँ पे 40%, ठीक है। जैसे मान लो विजय माल्या को 100 करोड़ चाहिए तो 40 करोड़ ही ला पाएगा, और क्या बात है, ऐसा कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये कन्वर्टिबिलिटी गुड है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपका इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर उतना पैसा आप ला सकते हो। 100% कन्वर्टिबिलिटी यहाँ पे तभी कर सकते हैं जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगे, अदरवाइज ये इकोनॉमी को बहुत हार्म करेगा, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कब कर सकते हैं? जब हमारी इकोनॉमी कंडीशन अच्छी और साथ में फिस्कल डेफिसिट वगैरह कंट्रोल में, तो उसी के लिए तारापुर कमेटी बनाएगी कि भाई 100% कन्वर्टिबिलिटी करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो तारापुर कमेटी ने भी यही बोला था कि 100% कन्वर्टिबिलिटी नहीं कर सकते इंडिया के केस में। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में इट विल हार्म द इकोनॉमी, ठीक है। देखो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस, कमेटी बनाई गई ना, फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन वंस एट मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज, ठीक है। इसमें पूरे में वही चीज लिखी हुई है कि आप जितना लोन लेना चाहो उतना ले सकते हो, मतलब जितना आपको चाहिए उतना, ठीक है। अब हम तारापुर कमेटी देखते हैं। तारापुर कमेटी ने क्या बोला, देखो तारापुर कमेटी ने क्या बोला, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए आपको अगर 100% करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करनी है। क्या है प्री कंडीशन? फिस्कल कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम इनमें से सिर्फ कौन सी अचीव कर पाए? लास्ट, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया है। क्या फिस्कल कंसोलिडेशन हम कर पाए? नहीं। क्या हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाए? नहीं। बहुत सारे लूप होल्स है। तो ये जब तक दोनों फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई है, तो जब ये सब चीजें हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% नहीं कर सकते। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% करने के लिए तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, वो तीनों कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो क्या हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं। अगर हम कर देंगे तो कल को ये कंडीशंस और ज्यादा डिटोरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड कमेटी बनाई गई इस पे वापस से, स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा आज का, नहीं डोंट वरी, फिर भी देख लो आप, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया, कोई मेंस में नहीं पूछेगा आपको, प्रीलिम्स के लिए। बाकी ये आपकी, ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड यही आपके काम की है। ये सेकंड स्लाइड पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं तो जितना मैंने समझाया उतना बहुत है। ये थर्ड स्लाइड, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को दोनों को कौन करता है रेगुलेट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फेरा और फेमा, ठीक है। फेमा और फेरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब आरबीआई पढ़ाया था, ठीक है। तो वो आपको फेमा रेगुलेट करता है इन दोनों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए।
ये देखो ये वाला पॉइंट देखो आप, India's capital account convertibility is not full. There are ceilings on government and corporate debt. आप जितना चाहते हो उतना नहीं ले सकते. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एंड इक्विटी. इसलिए तो हमने एफडीआई वगैरह में भी लिमिट्स रखी हुई है. क्या रीजन है कि हम एफडीआई में सब जगह 100% नहीं करते? वही रीजन है ना. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर तो सब हम पूरी तरह से उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन कैपिटल पे. ठीक है. फिर ये तारापुर कमेटी ने क्या बोला इसमें, ये पॉइंट काम का है, ये 2 पॉइंट. ठीक है. कब बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी. फिर देखो हमारे यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स है, अगर आप देखो तारापुर कमेटी ने क्या क्या कंडीशन पुट करी. फिस्कल कंसोलिडेशन वो हमारे यहाँ पे है नहीं. इन्फ्लेशन कंट्रोल वो हमने कर लिया. लो लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो हमारे यहाँ बहुत हाई है. लो करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी हमारे यहाँ पे हाई है. फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथन करना है वो भी हम नहीं कर पाए. ठीक है. रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो भी यहाँ पे नहीं है. ठीक है. तो कोई भी लोन लेके भाग जाता है. ठीक है. कुछ है ही नहीं. कभी सेबी के इधर कोई फ्रॉड कर देता है, कभी स्टॉक मार्केट में फ्रॉड हो जाता है. ठीक है. तो ये सब कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल होंगी तभी आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर सकते हो 100%. तब तक नहीं कर सकते. तो तारापुर कमेटी ने बोला कि हाँ भाई नहीं कर सकते. तो आपको क्या याद रखना है कि कौन सी कमेटी डील करती है? तारापुर कमेटी. फिर दोबारा से बनाई गई सेकंड कमेटी. ठीक है. तारापुर की, उसने भी यही बोला. ठीक है. कि भाई ये फुलफिल नहीं हुई है तो हम नहीं ला सकते. सेकंड कमेटी ने भी यही बोला. तो अभी हमारे यहाँ पे इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% नहीं है. ठीक है. तारापुर कमेटी इसके लिए. फिर नीर एंड रीर क्या होता है? ठीक है. नीर एंड रीर समझ लो. सिंपल है, लेकिन आपके उसमें बुक्स में वगैरह में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है. पहले नीर समझो. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज. नॉमिनल और रियल वर्ड में क्या डिफरेंस है अब तो आपको समझ आ गया होगा. क्या डिफरेंस है नॉमिनल में और रियल में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल? क्या डिफरेंस है नॉमिनल और रियल में? एनीवन? नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है? एनीवन? एनीवन? व्हाई वी यूज टू वर्ड्स नॉमिनल एंड रियल? सिर्फ नॉमिनल से भी तो काम चला सकते थे, रियल को यूज करना पड़ा. है तो दोनों इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है. एनीवन? कोई तो है. यस. रियल इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. ओके. ठीक है. क्लियर है. रियल जो होगी दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड. नॉमिनल इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज. यहाँ वर्ड्स देखो आप. नॉमिनल, इफेक्टिव एक्सचेंज एंड रेट. 4 वर्ड. एक्सचेंज रेट तो आप समझते हो. जैसे डॉलर, $1 मान लो जितना रुपये का है 70 का, तो ये हम कहेंगे डॉलर और रुपये में एक्सचेंज रेट है. इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब ये है जैसे इंडिया है. इंडिया अकेला यूएस से तो ट्रेड करता नहीं है. इंडिया बहुत सारी कंट्री से ट्रेड करता है. तो मैं क्या करूं कि इंडिया मान लो जैसे हम नीर में कितने लेते हैं, 36 करेंसीज का लेते हैं. वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितनी करेंसीज का लेते हैं. 36 ट्रेडिंग पार्टनर है मेन में. उन सबकी करेंसीज में लूं और उन सबकी करेंसीज का वेटेज लेके, अब हर कंट्री का अलग अलग करेंसी का वेटेज होगा. जैसे मान लो 36 कंट्रीज मेंबर कंट्री लिया, किसी के साथ हमारा 10% ट्रेड होगा, किसी के पास 5% होगा, किसी के पास 2% होगा, किसी के साथ 1% होगा. साथ में उनकी करेंसी के साथ हमारा जो इस तरह का रेट होगा वो भी अलग अलग होगा. तो मैं क्या करूं, उनका ट्रेड कितना है और साथ में उनकी करेंसी की वैल्यू क्या है, उसको सबको वेटेड एवरेज लेके इस एक बास्केट में डाल दो.
मतलब जितने भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी करेंसीज का वेटेज लेके और मैंने इस बास्केट में डाल दिया, सबका वेटेड एवरेज। सबका वेटेड एवरेज करके डाल दिया, इधर आपकी रुपी है। अब मैं ये जो करेंसी में वेटेड एवरेज है, इनसे मैं एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदता हूं, इस वाली वेटेड एवरेज वाली करेंसी, और वही मैं रुपी से खरीदता हूं। तो इससे खरीदने में कितना खर्चा हो रहा है, रुपी का उसके मुकाबले कितना खर्चा हो रहा है, यही आपको नीर दिखाता है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपको ये दिखाता है कि विद रेस्पेक्ट टू योर ट्रेडिंग पार्टनर करेंसीज आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, कि उस करेंसी जो वेटेड एवरेज निकाला आपने बास्केट में, उससे वो चीजें खरीदने में कितना पैसा खर्च हो रहा है और उसी के रेस्पेक्ट में रुपी कितना खर्च हो रहा है। समझ गए आप बात को? तो वेटेड एवरेज क्या दिखाता है, ये आपका नीर क्या दिखाता है कि इंडिया की जो रुपी है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले, जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर है उनके मुकाबले कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, सारे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ एक साथ दिखाता है। अगर बायलेटरल होगा तो वो तो एक्सचेंज रेट हो गई, लेकिन सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स का, जैसे अगर आप और सिंपलर वे में समझो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप और सिंपलर वे में समझो तो ऐसे समझो कि ये एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं, कुछ भी गुड्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, ब्रेड बटर कुछ भी। यहाँ पे कोई करेंसी है और यहाँ पे रुपी है, उस करेंसी से मैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूँ और उसी के मुकाबले मुझे रुपए कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो ये मुझे बताएगा कि इस करेंसी के मुकाबले रुपए की क्या वैल्यू। लेकिन अगर मैं इंडिया जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया के, उन सबका अगर एक साथ ले लूं, उन सबकी करेंसी का वेटेज लूं और वो यहाँ पे डाल दूं उनका वेट, और उसके रेस्पेक्ट में रुपया आपका कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। वो स्ट्रांग और वीक कब पता चलेगा, जब किसी चीज को खरीदने के लिए ये करेंसी कितनी चाहिए और ये वाली करेंसी कितनी चाहिए। तो नीर आपको क्या दिखाता है, नीर दिखाता है कि आपका रुपी कितना स्ट्रांग या कितना वीक है उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में। दैट इज योर नीर। तो नीर आपको यह दिखाता है। नीर इज क्लियर। अब अगर, अब ये आपने सर्विसेज खरीद, गुड्स खरीदने, लेकिन क्या अब तो हमने यहाँ पे तो ये माना कि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज है जो खरीदने के लिए इसका जितना पैसा चाहिए, इसके लिए यहाँ पे कितना पैसा चाहिए वो माना, लेकिन क्या हमने इन्फ्लेशन को पिक्चर में लिया? नहीं। हर कंट्री में अलग अलग इन्फ्लेशन होगा, हमारी कंट्री में अलग इन्फ्लेशन होगा। तो जब मैं इसी नीर में अगर इन्फ्लेशन को भी पिक्चर में लूं, जब इन्फ्लेशन को भी पिक्चर में लूंगा तो वो कहलाएगा रीर, वो कहलाएगा रीर। जैसे मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन कम है और यहाँ पे जो करेंसीज हम बात कर रहे हैं उनमें से कहीं पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसे और हमें कम पैसा देना पड़ेगा उसी चीज के लिए। लेकिन जब हम नीर ले रहे हैं तो नीर में हम इन्फ्लेशन को पिक्चर में नहीं ले रहे, नीर में हम सिंपली देख रहे हैं कि हमारा विद रेस्पेक्ट टू अदर करेंसीज कितना स्ट्रांग है रुपी। तो जब ट्रेडिंग पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में आप रुपी को देखते हो कि एक गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए कितनी वो करेंसी यूज होती है और उसके मुकाबले रुपी कितना खरीदती है। जैसे मान लो ये आपका कोई आप पे एप्पल है, तो मान लो 1 kg एप्पल खरीदने के लिए $1 खरीद खर्च होता है, और यहाँ पे हमारे इंडिया में 1 kg एप्पल खरीदने के लिए मान लो 70 रुपये खर्च होता है या 80 रुपये खर्च होता है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि विद रेस्पेक्ट टू डॉलर मेरी करेंसी की वैल्यू क्या है। लेकिन जितने भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें डॉलर, यूरो, बहुत सारे, ठीक है, कैनेडियन डॉलर, उन ट्रेडिंग पार्टनर्स की सबकी करेंसी का वेट लेके अब उससे हमें वो एप्पल खरीदने में कितना खर्च करना पड़ रहा है और उसी के रेस्पेक्ट में रुपी कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो वो आपका सारी करेंसीज के साथ एक दिखाएगा, तो वो नीर है। नॉमिनल इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स।
and when it is adjusted with inflation then it is known as REIF. ठीक है, then it is known as REIF. तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना क्या है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है. The indices of nominal effective exchange rate and real effective exchange rate are used as indicators of external competitiveness. NER is the weighted average of bilateral nominal exchange rates of the home currency in terms of foreign currencies. REIR defined as weighted average of nominal exchange rates adjusted for relative price differential. Price differential means inflation between the domestic and foreign country relates to the purchasing power parity. Purchasing power parity मतलब वही कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है. आगे देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी डिटेल में, जीडीपी में. नीर का फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, जरूरत नहीं है इसको याद करने की. ये रीर का फॉर्मूला, ठीक है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इन्फ्लेशन कहीं नहीं. अगर आप इससे अगले में चलोगे यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, ठीक है. किसी एक कंट्री का एग्जांपल लेके या इन्फ्लेशन को समझाया गया. ये जो पीएमडी है दैट इज योर इन्फ्लेशन. एक कंट्री का नाम लिया है मालदोवा, उसका, ठीक है. ये आपके एनसीईआरटी का एक पेज उठाया मैंने, एनसीईआरटी में ये फॉरेक्स रिजर्व्स हम कल पढ़ेंगे. कल नहीं होगी क्लास, आगे पढ़ेंगे. आपको मैं स्लाइड भेज देता हूँ, पढ़ लेना फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है. मेरे ख्याल से ये, और इसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. टाइम कितना है अभी है, चलो फॉरेक्स रिजर्व खत्म कर देते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं इसको. तो कल फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, हमारे आरबीआई के पास बाहर वाली करेंसी कितनी है, ठीक है. तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको पता होना चाहिए पेपर के लिए क्या क्या आता है. Foreign exchange reserves are assets held on reserve by a central bank in foreign currencies. क्या क्या हो सकता है उसमें, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है. अब आप क्या सोचते हो कि आरबीआई डॉलर्स रखता होगा खुद के पास? नहीं, डॉलर्स नहीं रखता. आरबीआई डॉलर्स नहीं रखता, डॉलर्स वाले बॉन्ड्स रखता है, ट्रेजरी बिल्स. क्यों रखेगा वो डॉलर्स? वो ट्रेजरी बिल्स रखेगा ना जिसपे उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहे साथ के साथ. तो वो डॉलर्स की जगह जगह ट्रेजरी बिल्स रखता है वो डॉलर में ही, लेकिन वो ट्रेजरी बिल्स में की फॉर्म में रखता है ताकि उसपे इंटरेस्ट मिलता रहे. आप कहते हो ना आरबीआई का भाई फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ रहा है या आरबीआई कैसे पैसे कमाता है, आरबीआई ऐसे पैसे कमाता है. वो डॉलर्स की भी फॉर्म में नहीं रखेगा. अगर मैं घर में रुपी रख रहा हूँ तो रुपी रख के मेरे को क्या फायदा, मैं उसी की जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखूँ तो फायदा. ये देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट मोस्ट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स आर हेल्ड इन यूएस डॉलर्स. ज्यादातर डॉलर्स में ही होते हैं, और वो भी किसमें रखते हैं, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में. These assets serve many purposes but are most significantly held to ensure that the central bank has backup funds if the national currency rapidly devalues or becomes altogether insolvent. जब रुपये की वैल्यू खत्म होने लगे, रुपये को कोई ना पूछे, तो उस समय उसके पास डॉलर्स होने चाहिए. ठीक है, समझ गए, वो करेंसी होनी चाहिए जिसको सब पूछते हैं. कल को सब मना कर दें रुपये के लिए तो डॉलर हमारे पास होने चाहिए. तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट सच एज डॉलर, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी रखता है आरबीआई. फिर तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स. मैंने आपको पहले भी समझाया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है. Special drawing rights or SDR are an artificial currency instrument created by the International Monetary Fund which use them for international accounting purposes. The value of the SDR is calculated from the weighted basket of major currencies including the US dollar, the euro, Japanese yen, Chinese yuan and British pound. ये मैंने कैलकुलेट करके भी आपको समझाया था. अब क्या है कि
आपका ये आईएमएफ है। आईएमएफ में कोई कंट्री कंट्रीब्यूट भी करता है और कोई कंट्री उससे लोन भी लेता है। ठीक है, आपने कंट्रीब्यूट किया और आपने लोन लिया, तो कंट्रीब्यूट करोगे उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक्स करते हैं ना, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो कुछ इंटरेस्ट मिलता है, और जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो आपको इंटरेस्ट देता है वो तो बहुत कम होता है, और जो इंटरेस्ट आप इसको ये आपसे लेता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन क्या होता है, आपका कोटा है अगर, ठीक है, कोटा आपका मान लो एचडीआर की फॉर्म में, तो उसका कुछ पार्ट आप बिना किसी इंटरेस्ट के लोन में ले सकते हो, इसलिए कोटा बढ़ाने की बात की है। ठीक है, आगे देखते हैं। The HDR interest rate provides the basis for calculating the interest rate charged to member countries when they borrow from the IMF and paid to members for their remunerated creditor positions in the IMF. जब आप पैसा लेते हो तो आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है, और जब आप पैसा जमा कराते हो तो उस पे आपको आईएमएफ पे करता है। ठीक है, एंड लास्ट इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर कंट्री का कोटा होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, हर कंट्री का कोटा होता है। ठीक है, आपका कुछ कोटा है मॉनेटरी फंड में, उस कोटा जो होता है उसका कुछ परसेंटेज हर कंट्री अपने पास रखता है। जैसे मान लो इंडिया का आईएमएफ में मान लो $100 मिलियन का कोटा है, तो उसका मान लो 25% इंडिया अपने पास रख सकता है। अपने पास रखने का मतलब ये इंडिया अपने पास रखेगा, आरबीआई अपने पास रखेगा, और उसको कभी भी वो यूज कर सकता है। समझ गए आप बात को, ये मतलब होता है जैसे कोटा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आप पे परसेंटेज बढ़ जाएगा। समझ गए आप बात को। तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या है, आपके कोटा का कुछ परसेंटेज कोई भी सेंट्रल बैंक अपने पास रख सकता है। देखो, a reserve transposition implies a portion of the required quota of currency each member country must provide to the International Monetary Fund that can be utilized for its own purpose. The reserve tranche is basically an emergency account that IMF members can access at any time without agreeing to conditions or paying a service fees. कोई उस पे आपको वो नहीं देना, इंटरेस्ट वगैरह। आरटीपी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, आरटीपी पूछता है, वो 2-3 बार पूछ चुका है। In theory, members can borrow over 100% of their quota. However, if the amount being sought by the member nations exceeds its reserve tranche position, then it becomes a credit. Reserve tranche position वाला आप ऐसे यूज कर सकते हो। That must be repaid in 3 years with interest. The first 25 reserve tranche position charges no interest. Anything beyond that could require permission and is subject to a service fee. Initially, member nations' reserve tranche are 25% of their quota. However, their reserve tranche position can change according to any lending that the IMF does with its holding of the member currency. क्या होता है, अगर आपका कोई मेंबर है, आईएमएफ का कोई मेंबर है, मान लो चाइना बना, अब चाइना की युआन यूज होने लग गई, कल को आईएमएफ किसी को लोन देता है युआन में, तो चाइना की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो अगर वो उसकी करेंसी को यूज करके लैंडिंग कर रहा है, अगर वो उसकी करेंसी को करके यूज करके लैंडिंग कर रहा है, तो चाइना की करेंसी की डिमांड बढ़ी तो उसका आरटीपी भी बढ़ जाएगा। इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि आरटीपी आपका बढ़ जाता है अगर आपकी करेंसी की डिमांड है, उस करेंसी को आईएमएफ यूज कर रहा है लैंडिंग के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। दिस इज योर रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो आपको याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स क्या है, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, एचडीआर और आरटीपी। लोगों को आरटीपी नहीं पता होता, ये चार। फिर आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस देख लो। इसको कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, हम देख चुके हैं। इसको कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक।
आरबीआई। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से आपको दिखाना है। यहाँ पे सारी एंट्रीज आपकी आईएमएफ मैनुअल नंबर 6 के हिसाब से होती है। यहाँ पे डेटा ऑफ प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट ईयर का डेटा होता है। यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर का डेटा होता है। जैसे अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखोगे अभी तो हमारे पास 2020-21 का होगा, 21-22 का नहीं होगा, अगले साल का नहीं होगा। ये सारी रुपीज एंट्री में करनी है, यहाँ पे सारी रुपीज डॉलर्स में करनी है। ये हम देख चुके डिटेल में, ठीक है, उन्हीं को टेबुलर फॉर्म में किया गया। तो नेक्स्ट क्लास से हम जीडीपी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ आपको लगता है तो वो आप मुझे बता देना कि सर ये चीज समझ नहीं आई है, ये टॉपिक वापस से पढ़ा दो, पढ़ा दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल मुझे सुबह मूव करना है, आई हैव टू मूव टू जयपुर। ठीक है, मेरी फ्लाइट है मॉर्निंग में, तो टुमारो देयर विल बी नो क्लास।